इसमें एन और जेड डिफरेंट होंगे, बाकी सब यानी चारों ऑप्शन सही है। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। क्लियर हुआ? रिप्लाई करो। ठीक है सर। यस सर। सर। दिख रहा है ना सबको? यस सर। देखिएगा, सेम मैग्नेटिक फील्ड दी है, सेम मैग्नेटिक फील्ड दी है और दो न्यूक्लियस को आपने सेम वेलोसिटी वेक्टर से थ्रू किया। इस मैग्नेटिक फील्ड में आपने सेम वेलोसिटी से थ्रू किया। ये चार ऑप्शन है आपके पास। ट्रेजेक्ट्रीज यानी जिस पाथ पर वो जाएंगे वो ट्रेजेक्ट्री कहलाती है। ट्रेजेक्ट्री वास्तव में लोकस हो सकता है, लोकस वाई ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है। और हेलिक्स आप जानते हो, हेलिक्स का मतलब है अगर आपने स्प्रिंग को खींच दिया तो स्प्रिंग का जो शेप हो जाता है वो हेलिक्स होता है। क्या होता है? हेलिक्स। समझ में आया? हेलो, आया ना समझ में? अगर मैं किसी स्प्रिंग को खींच दूं, हेलिकल स्प्रिंग है तो उसको खींचने से जो शेप बनता है ऐसा, वो हेलिकल पाथ है। क्या है वो? हेलिकल पाथ है। आपने पढ़ा भी होगा मैग्नेटिक फील्ड में कि अगर चार्ज पार्टिकल को एंगल ग्रेटर देन 0 लेकिन लेस देन 90 पर फेंका जाए किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका जो पाथ होता है वो हेलिकल होता है। उस हेलिकल पाथ में दो कॉन्जुगेटिव लूप्स होते हैं, उनके सेंटर के बीच का गैप पिच कहलाता है। क्या कहलाता है? पिच। आ रहा है ना समझ में? और जो टाइम पीरियड होता है वो 2 पाई एम अपॉन क्यूबी होता है। क्या होता है? 2 पाई एम अपॉन क्यूबी। खास बात ध्यान रखो, टाइम पीरियड जो होता है वो बी पर डिपेंड नहीं करता है। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन बी, 2 पाई एम अपॉन क्यूबी चार्ज टू मास रेशियो पर डिपेंड करता है। तो इन कंसेप्ट को यानी मैग्नेटिक फील्ड को मिलाते हुए एक क्वेश्चन इसमें आया है न्यूक्लियस में, जिसको आपको सॉल्व करना है। देखिएगा, तो दो न्यूक्लियस हैं, दोनों में वेलोसिटी को वेक्टर को सेम रखा है। अब आपको चार ऑप्शंस के आंसर देने। ट्रेजेक्ट्री ऑफ आइसोबार्स आर सेम हेलिक्स। सही गलत? गलत है सर। जल्दी बोलो, क्यों गलत है? आइसोबार्स का मतलब क्या हुआ? क्या मास सेम है दोनों का? हाँ सर। हाँ इन सर, दोनों लेकिन चार्ज न्यूक्लियस के अलग मास अलग क्या है। है? सेम। इन दोनों के मास क्या है? सेम। तो पहले वाले ऑप्शन को पूरा डिस्क्राइब करेंगे हम। तो टाइम पीरियड पहले वाले के लिए ध्यान रखना, क्योंकि ये आइसोबार्स लिखा है इसने, तो इसका मतलब मास सेम। तो टाइम पीरियड ऑफ बोथ द न्यूक्लियस विल बी 2 पाई एम अपॉन क्यूबी। 2 पाई एम अपॉन क्यूबी। सही है ना? यस सॉरी, सर। 2 पाई एम अपॉन क्यूबी। सही है? अच्छा, दूसरी बात ये है, जो इसकी वेलोसिटी का जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई एम अपॉन क्यूबी है। इसमें एम तो सेम है। एम क्या है? सेम, क्योंकि आइसोबार्स है। लेकिन क्यू सबका डिफरेंट होगा, क्योंकि उनके एटॉमिक, आप जानते हो ट्रेजेक्ट्री में जो रेडियस होती है आर लूप की, होती है एम, वी परपेंडिकुलर यानी वी साइन थीटा डिवाइड बाई क्यूबी। आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर। ये पढ़ा है ना रेडियस? यस सर। यानी एम इंटू वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलर है अपॉन क्यूबी। और अगर मैं टी से अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड इंटू वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट, क्या ये पिच होता है? अरे बताओ भाई। यस सर। टाइम पीरियड इंटू वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट, वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट है v cos थीटा। अब v cos थीटा तो दोनों में सेम है। देखो v cos थीटा दोनों में क्या है? सेम। लेकिन टाइम पीरियड दोनों में क्या है? डिफरेंट, क्योंकि टाइम पीरियड किस पर डिपेंड कर रहा है? क्यू पर। इसका मतलब सबका पिच क्या डिफरेंट आएगा? अरे सबका पिच क्या आएगा? डिफरेंट आएगा ना। सीधी बात है, क्यू जिसका कम होगा टाइम पीरियड उसका ज्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी का पैरेलल कंपोनेंट दोनों में बराबर है। तो अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, तो मैंने ये ट्रेजेक्ट्री बनाई,
ये ट्रेजेक्टरी, ये वाला जो है वो पिच है। टू कॉन्जिक्यूटिव लूप्स के बीच का सेंटर ये पिच है। सर और शीट मैंने, को है ना, आ रहा है समझ में? हाँ सर। हाँ, अब ये दूसरा बनाया मैंने, दूसरा कुछ ऐसा बनाया। अब आप गौर से देखिए, इसका पिच ये है, जबकि दोनों में वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा है, क्योंकि v वेक्टर दोनों का सेम, इसका भी v cos थीटा है, लेकिन इसका q कम है, इसका q कम है। जब इसका q कम है तो इसका टाइम पीरियड ज्यादा है, जब इसका टाइम पीरियड ज्यादा है तो पिच की लेंथ ज्यादा हो जाएगी, यानी पिच सेम नहीं होगा। तो पहला आंसर गलत हो गया अभी। अब मैं आइसोटोन्स की बात करूं। आइसोटोन्स का मतलब है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो। क्यों भाई? जिसमें a माइनस जेड जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो सेम। अब a माइनस जेड दोनों में सेम, चार्ज कितना है इस पर z, चार्ज कितना है इस पर z, वो तो z तीनों पर ही है, चार्ज तीनों पर सेम है क्योंकि z माना है मैंने। अब खास बात यह है कि हो सकता है किसी का a ज्यादा हो और z भी ज्यादा हो। अगर जिसका a ज्यादा है तो उसका मास ज्यादा हो गया और उसका चार्ज भी ज्यादा हो यस गया, सर। तो आप निकाल सकते हैं यहां पर भी पिच का रेशियो, है ना? हेलो, यस सर। आइसोटोप्स में तो ये क्लियर है, चार्ज दोनों पर सेम है लेकिन मास डिफरेंट है। जब चार्ज दोनों पर सेम है तो जिसका मास ज्यादा है उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा, यस सर। यस सर। जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा वो एक केस आ जाएगा। क्यों भाई? जिसका Yes, टाइम sir. पीरियड ज्यादा होगा उसी का ज्यादा होगा जिसका मास ज्यादा है, क्योंकि आइसोटोप्स में क्या चीज क्लियर है कि दोनों पर चार्ज क्या है, सेम, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, एटॉमिक नंबर सेम। आ रहा है नहीं आ रहा? Yes, sir. हेलो, Yes, sir. आइसोटोप्स के केस सर, में Yes, sir. टाइम पीरियड उसका ज्यादा होगा जिसका मास ज्यादा है। नेचुरली बात है ये वाला केस हो जाएगा, लेकिन v cos थीटा दोनों में सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका मास ज्यादा है उसकी ट्रेजेक्टरी सेकंड होगी, यानी ये भी कोइंसाइड नहीं करेगी। तो इसका मतलब विच आंसर इज करेक्ट? डी इज करेक्ट। क्लियर हुआ? आया कि नहीं आया समझ में भाई? आया? Yes, sir. गुड। अब सुनिए, एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं भी, हालांकि जो मैंने पढ़ाया है सिर्फ उसी पर बात करूंगा मैं आपसे। एक बात और ध्यान रखना आप, कोई चीज इंफॉर्मेशन के लिए सुनो। जैसे लार्ज नंबर ऑफ जेड है, जेड की वैल्यू बहुत हाई है, वेरी हाई, बड़ा न्यूक्लियस है। ये मगिंग वाला है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं। जेड बहुत हाई है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा है, यानी किसी एक प्रोटॉन पर बाकी रिमेनिंग प्रोटॉन के कारण कूलम्बियन फोर्स बहुत स्ट्रांग है, और बाकी बचे हुए प्रोटॉन न्यूट्रॉन इस पर, हर प्रोटॉन पर फोर्स लगा रहे हैं। सारे न्यूट्रॉन हर प्रोटॉन पर फोर्स नहीं लगा सकते, ठीक है? तो सबसे ज्यादा जेड की वैल्यू न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस के लिए जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, यानी वी हैव टू फाइंड द मोस्ट वैल्यू ऑफ जेड फॉर द न्यूक्लियस विच इज वेरी हाई, दैट इज लेस और इक्वल टू 83। याद रखने के लिए, समझ गया ना बात को? वो न्यूक्लियस जिसमें z की वैल्यू 83 से कम है या इक्विवेलेंट बराबर है, तो वो स्टेबिलिटी के बिल्कुल लिमिट पर होगा। यानी अगर मैं 83 से कम करूं तो स्टेबिलिटी कम होगी, और 83 से बढ़ाऊं तो स्टेबिलिटी कम होगी। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज बहुत जानना जरूरी है।
स्टेबल आइसोबार्स न्यूक्लियस में। स्टेबल आइसोबार न्यूक्लियस मतलब मैं बात कर रहा हूं उन न्यूक्लियाई की जो आइसोबार्स हैं और उनमें जो स्टेबल है, उनमें जो स्टेबल है। 4 ऑप्शन नोट करें, मुझे आंसर बताएं। 4 ऑप्शन नोट करें। हैवियर, मोर हैवियर देन लेस स्टेबल न्यूक्लियस। दूसरा है लेस हैवियर देन लेस स्टेबल न्यूक्लियस। तीसरा है ऑफ सेम मास एज दैट ऑफ लेस स्टेबल न्यूक्लियस। चौथा है समटाइम्स मोर हैवियर एंड समटाइम्स लाइटर देन लेस स्टेबल न्यूक्लियस। सिंगल ऑप्शन है। तो ये 4 ऑप्शन आपने नोट करे। ये 4 ऑप्शन आपने नोट किए। आपको आइसोबार सोचने हैं। आइसोबार्स अगर 2 न्यूक्लियस हैं, जैसे मैं 6C12 की बात करूं और 6C14 की, दोनों क्या हैं? दोनों क्या हैं? आइसोटोप्स हैं। दोनों में 6 सेम है, लेकिन एक में एटॉमिक मास नंबर 12 है और एक में एटॉमिक मास नंबर 14 है। तो अनस्टेबल जो न्यूक्लियस है वो 6C14 है। इसी तरह आइसोबार्स भी होंगे जिनमें ए सेम होगा, जेड डिफरेंट होगा। तो उनमें भी ऐसे न्यूक्लियस होंगे जो स्टेबल होंगे। तो हमने ऐसे ही 2 न्यूक्लियस उठाए। अब हमें ये चेक करना है उनमें से स्टेबल कौन सा न्यूक्लियस होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। 4 ऑप्शन का आंसर तुरंत होगा। जल्दी आंसर दो भाई। आइसोबार्स में ए सेम होता है और जेड डिफरेंट होता है। जल्दी बताइए कौन सा आंसर है। अरे आंसर दो, बताइए जल्दी। क्वेश्चन तो लिख लिया ना सबने? हेलो हेलो, क्वेश्चन नोट कर लिया ना? स्टेबल आइसोबार्स में कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल होगा? जो हैवियर है। 4 ऑप्शन आपको लिखवा दिए मैंने। जल्दी बताइए। अरे आंसर बोलो यार, ऐसे थोड़ी मजा आता है। यार मैं पढ़ रहा हूँ कि तुम लोग पढ़ रहे हो? कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। मास वाला लेस स्टेबल है। कौन सा? कौन सा लेस स्टेबल होगा? मैंने पूछा है स्टेबल। सेम सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? सर सी सेम मास का ऑप्शन। स्टेबल होगा। सेम मास वाला लेस स्टेबल। ऑप्शन सेम मास वाला लेस। दोनों आंसर गलत है। ध्यान से सुनिए। आप इतना समझ लीजिए कि ए तो सेम है। ए सेम होने का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है। जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होंगे, क्या वो ज्यादा स्टेबल होगा? मैंने आपको बताया ना, n/z का रेशियो अगर 1 से बड़ा है, अगर 1 से बड़ा है तो स्टेबल है वो। इसका मतलब आइसोबार्स में ए तो सेम है,
लेकिन n और z सेम नहीं है, n प्लस z सेम है। क्यों भाई? n प्लस z सेम है, लेकिन n और z सेम नहीं है। तो जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कम है, ज्यादा स्टेबल है। Yes, अरे है sir. कि नहीं? हालांकि सब न्यूक्लियस में n प्लस z सेम है, लेकिन जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है वो ज्यादा स्टेबल है। और आप जानते हो प्रैक्टिकली कि न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन से ज्यादा होता है, प्रोटॉन से ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। नहीं समझे? अरे समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. फिर सुन लो। तो इसका मतलब न्यूट्रॉन चूंकि हैवी होता है प्रोटॉन से, इसका मतलब स्टेबल वो न्यूक्लियस होगा जो हैवी होगा। नहीं क्लियर हुआ? पहली बात तो एक बात याद रखो, जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन से वो स्टेबल है। क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है, इसका मतलब न्यूट्रॉन चूंकि हैवी होता है, इसका मतलब वो न्यूक्लियस भी हैवी होगा। आया कि नहीं आया समझ में? Yes, चलो, sir. हाँ, कंसेप्ट को आप याद रखिएगा, ठीक है? अभी तो हम बात सिर्फ कर रहे हैं इसी की। अब कुछ चीजें और बढ़ते हैं आगे। अभी मैंने बाइंडिंग एनर्जी वगैरह कुछ नहीं बताई, अभी मैं न्यूक्लियस के कंपोजिशन की बात कर रहा हूँ। और इस पर बेस बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए एक एक, तब हम आगे बढ़ेंगे। मुझे ऊपर ऊपर से नहीं ले आना, ठीक है? हर चीज आप जान लें तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम करते हैं। आज मैंने थोड़ा सा पढ़ाया न्यूक्लियर के बारे में, और मैं अब बाकी लोग जो समझ में आया, बाकी लोगों को यार कई लोग तो रिप्लाई नहीं करते हैं, कई लोग मुझे लगता है कि ऑन करने के बाद क्लास सो गए। नहीं Am I सर, right? हाँ। हमें लग रहा सो गए, कई लोग तो सो चुके हैं बस, है ना? अभी जो क्वेश्चन बताया मुझे समझ में आया आपको? Yes, sir. Yes, sir. सर आ गए। एक बात और ध्यान रखना, हालांकि मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं आपको, नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ाऊंगा मैं आपको। आप जानते हो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन है। क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन है। फिर सुन लो क्या कहा मैंने, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन। जैसे मैं कहूं एक बैग है, उस बैग के अंदर प्याज और आलू है। प्याज को मैं कहूं प्रोटॉन है और आलू को मैं कहूं न्यूट्रॉन है, ठीक है? और वो पूरा बैग पैक है, यानी पूरे बैग में जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो मिलके न्यूक्लियस बना रहे हैं। शुरुआत में ये आलू और प्याज बाहर रहे होंगे, इन्फिनिटी में रहे होंगे, आपने इनको मिला दिया, एक कंबाइंड फिगर बनाया, ये न्यूक्लियस है। इस प्रोसेस में आपने इसको, इस सिस्टम की एनर्जी रिलीज भी होगी। जब न्यूट्रॉन फ्री था तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा थी, जब प्रोटॉन फ्री था तो उसकी एनर्जी ज्यादा थी। वो मिलके एक बाइंड सिस्टम बना रहे। बाइंड सिस्टम जब ही बनता है जब एनर्जी कम हो जाती है। तो जब कोई न्यूक्लियस बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। न्यूक्लियॉन्स जब एक पैकेट में आ जाते हैं तो उनकी एनर्जी कम होती है, यानी उनको आराम से रिलीज नहीं कर सकते आप। तो अगर मुझे किसी न्यूक्लियन को निकालना है, किसी प्रोटॉन को हटाना है या किसी न्यूट्रॉन को निकालना है, तो मुझे एनर्जी देनी होगी, सही है? यानी उन सारे न्यूक्लियॉन्स को अगर वापस फेंकना है बाहर, फिर सिस्टम को ब्रेक करना है, तो इस प्रोसेस में एनर्जी चाहिए होगी। समझे? एनर्जी क्या चाहिए होगी? चाहिए होगी। तो ये कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी। अच्छा, इसमें ध्यान रखो आप, जैसे मुझे हाइड्रोजन एटम से
इलेक्ट्रॉन को हटाना है, अभी तक आपने हाइड्रोजन एटम पढ़ा, तो वहां पर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है। जो उस इलेक्ट्रॉन को आप दे दो तो वो आयोनाइज हो जाएगा, यानी वहां पर जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की, इसकी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर। लेकिन अगर न्यूक्लियस में से आपको प्रोटॉन को या न्यूट्रॉन को अलग हटाना है तो जो एनर्जी चाहिए वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होगी। किसकी होगी? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ गए बात को? क्लियर है? हेलो, समझ गए? Yes, sir. Yes, इसका sir. मतलब आप मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जब तक एनर्जी नहीं देंगे ये सिस्टम ब्रेक नहीं होगा। अब मैं आपसे बोलूं कि भाई न्यूक्लियस फंडामेंटल पार्टिकल से बना है। किससे बना है? फंडामेंटल पार्टिकल्स। समझना, मैं जो बोलने जा रहा हूँ थोड़ी गहराई की बात है। जैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेपरेट है कि नहीं, क्या ये पूरा एक ही है? अगर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग है तो इसका मतलब दीज आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या है ये? फंडामेंटल Fun- पार्टिकल। अगर फंडामेंटल पार्टिकल है तो अलग अलग होना चाहिए, रिजॉल्व होना चाहिए इन्हें। क्या होना Yes, चाहिए? sir. रिजॉल्व होना चाहिए। तो Dissolve रिजॉल्व को एक्सपेरिमेंटली दिखाना है। क्या दिखाना है? रिजॉल्व को एक्सपेरिमेंटली दिखाना है। रिजॉल्व हो सकते हैं, रिजॉल्व दो चीजें जब ही हो सकती हैं जब मान लीजिए दो पार्टिकल है। क्या है ये? दो पार्टिकल और इनके बीच का गैप है डी। अब मैं अगर इसको रिजॉल्व करना है, मुझे अलग अलग देखना है, तो करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा है। आपने रिजॉल्विंग पावर में पढ़ा होगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर लैम्डा अपॉन डी का रेशियो, अगर डी बहुत छोटा है लैम्डा के कंपेयर, डी इज मच मच ग्रेटर देन लैम्डा, मान लो डी इज मच मच ग्रेटर देन लैम्डा। आपने पढ़ा है रिजॉल्विंग पावर? हेलो, Sir, yes. रिजॉल्विंग पावर पढ़िए। तो उन्होंने ये Yes, कहा sir. कि किसी इलेक्ट्रॉन की कितनी काइनेटिक एनर्जी हो कि वो न्यूक्लियस के पार्टिकल्स का, न्यूक्लियस का फंडामेंटल नेचर शो कर सके। क्या शो कर सके? फंडामेंटल नेचर शो करे। तो यहां पर डी ब्रॉगली आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डी De ब्रॉगली। Broglie. नाम सुना है डी ब्रॉगली का? Yes, एक sir. पार्टिकल ड्युअलिटी। Yes, sir. अब काइनेटिक एनर्जी जो होती है, अगर मैं इसको फोटोन लेवल पे ले जाऊं तो क्या एच सी बाई लैम्डा होती? क्या होती है? एच सी बाई Civil. लैम्डा। और उन्होंने अगर दो न्यूक्लियन के बीच का गैप डी दिया है तो इस लैम्डा का ऑर्डर डी के बराबर होना चाहिए। किसके बराबर होना चाहिए? डी के। और ये जो डी सेपरेशन है वो 10 की पावर -15 मीटर के ऑर्डर का है, फर्मी के ऑर्डर का। क्यों भाई? Yes, sir. ये एक्चुअली 10 की पावर -15 मीटर, ये गामा रेज की वेवलेंथ, एक्स रेज की नहीं है। किसकी है ये? गामा रेज। क्योंकि गामा रेज जब निकलती है तो उसकी एनर्जी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। क्या होती है? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। जो एक्स रेज होती है उनकी वेवलेंथ होती है 0.1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक। ये आपने पढ़ा है। फिर अल्ट्रावायलेट है, फिर विजिबल है। तो अगर मैं लैम्डा की वैल्यू को यहां लिख देता हूं तो एक काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की आ जाती है। ये करीब जी, ये आती है 10 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 10 इंटू 10 की पावर, समझ गए ना, या 10 की पावर 9। समझ रहे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है तो वो ये शो कर देगा कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, दे आर नॉट अ लम्प्ड पार्टिकल, यानी जुड़े नहीं है वो। नहीं आया समझ में? आ गया सर। आ गया? आ गया क्लियर सर. है? Yes, sir. पक्का? Yes, यार नाम भी तो बताते जाया करो यार, शक्ल तो दिख नहीं रही मुझे। हेलो, नाम भी बताते जाया करो। आज अभी स्टेबिलिटी के बारे में मैंने बात नहीं करी, अभी न्यूक्लियर कंपोजिशन के बारे में बात करी। न्यूक्लियर कंपोजिशन में स्टेबिलिटी कब होती है? जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं, जो बहुत हैवी न्यूक्लियस होते हैं,
वो अनस्टेबल होते हैं। इवन आप एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन भी इसके अंदर डाल दें, क्या करें हम, Extra. सुन लीजिए, अगर हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियस भी इसके अंदर डाल दें तब भी स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स जो प्रोटॉन्स के बीच में होता है वो न्यूट्रॉन के अट्रैक्टिव फोर्स से बैलेंस नहीं हो पाता, क्योंकि सारे न्यूट्रॉन हर प्रोटॉन को अट्रैक्शन फोर्स प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में अगर गैप जो है वो फर्मी के ऑर्डर का है तब तो न्यूक्लियर फोर्स काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। बात समझे आप? तो पक्का है कि बहुत हैवी न्यूक्लियस जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। Unstable. अनस्टेबल होने के बाद वो रीअरेंज करते हैं अपने आप को, स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। कहाँ जाते हैं? स्टेबिलिटी की तरफ। जब वो स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। क्या कहलाती है ये? रेडियो एक्टिविटी। यानी बहुत हैवी न्यूक्लियस अपने अंदर से अल्फा बीटा गामा, वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो पार्टिकल्स निकालता है, वो रेज निकालता है, वो किस किस नेचर की होती हैं, उससे क्या कम होता है, ये सब चीजें हम इसमें बाद में पढ़ेंगे। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में आपको थोड़ी सी थ्योरी न्यूक्लियस के बारे में बेसिक आइडिया समझ में आया होगा। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बेसिक आइडिया समझ, और ध्यान रखिएगा ये पूरी न्यूक्लियर, अभी तो मैं न्यूक्लियस से स्टार्ट किया मैंने, तो रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, क्यू वैल्यू, ये सब चीजें जाएंगी। ठीक है, तो अभी मैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई के लिए, हमेशा पक्का है कि न्यूक्लियर वाले पार्ट में से 2 या 3 क्वेश्चन तो आपके आने हैं। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज्यादा कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन टाइप है और वो इंफॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. आपको कैसा लगा? बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा, ये नहीं सोचना कि आप मुझे जहां भी, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऑनलाइन, मेरी 10-12 दिन से क्लास चल रही है, तो मुझे आप ये बताओ, अच्छा लग रहा है ये? हेलो, यार रिप्लाई नहीं करते हो यार, अप्रिशिएट नहीं करते हो। हेलो, Yes, कोई sir. आवाज नहीं है। Yes, sir. Yes, sir. कैसा लग रहा है भाई? कैसा लगा आज का? अच्छा लगा. समझ में आया? हाँ sir. Yes, sir. क्रैक कर सकते हैं क्वेश्चंस को? अगर इस पर बेस्ड, अभी जहां तक मैंने पढ़ाया उस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है? Yes, sir. हो जाएगा. Yes, sir. हो जाएंगे. बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ठीक है, अब मैं इसकी प्रैक्टिस की प्रॉब्लम भी दूंगा कुछ, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा और आगे बढ़ जाना दो, फिर मैं इकट्ठी न्यूक्लियस पर बेस्ड, कंपोजिशन पर और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर, मास डिफेक्ट पर, क्यू वैल्यू, ठीक है, इन पर मैं कुछ प्रॉब्लम दूंगा नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू। Thank you. Thank you, sir.